हाय दोस्तों, आज कक्षा 10 के फिजिक्स का लेंस का चैप्टर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को हम चालू करते हैं। तो देखिए, दिया है कि लेंस, तो लेंस का परिभाषा क्या होता है कि दो गोलीय पृष्ठ से घिरी हुई आकृति को लेंस कहते हैं। चलिए, हम बना रहे हैं, दो गोलीय पृष्ठ बना रहे हैं। तो देखिए क्या है कि हमने मान लिया कि एक गोलीय पृष्ठ यह है और इसका दूसरा गोलीय पृष्ठ ऐसे है। देखिए, एक गोलीय पृष्ठ यह है और दूसरा गोलीय पृष्ठ यह है। देखो, मान रहे हैं ये हमारा हो गया पहला गोलीय पृष्ठ, पहला गोलीय पृष्ठ, ये पहला गोलीय पृष्ठ हो गया। और ये हो गया आपका दूसरा गोलीय पृष्ठ, दूसरा गोलीय पृष्ठ। तो ये दूसरा गोलीय दोनों पृष्ठों से मिलकर बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? लेंस। उसी तरह कि एक गोलीय पृष्ठ ऐसे हो सकता है और एक गोलीय पृष्ठ ऐसे हो सकता है, तो इसके द्वारा जो बनता है उसको भी हम क्या कहते हैं? लेंस ही कहते हैं। देखिए, एक गोलीय पृष्ठ, पहला गोलीय पृष्ठ, उसके बाद दूसरा गोलीय पृष्ठ, और ये दोनों गोलीय पृष्ठ से मिलकर जो बनता है या घिरा हुआ आकृति होता है उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो इसका नाम होता है उत्तल लेंस, और यह होता है पहला गोलीय पृष्ठ और ये दूसरा गोलीय पृष्ठ, इसके द्वारा यह घिरा हुआ है, इसको भी हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। इसका नाम आपका है अवतल लेंस। क्या नाम है? अवतल लेंस। इसका नाम है अवतल लेंस और इसका नाम है उत्तल लेंस। क्या नाम है? उत्तल लेंस। ठीक है। तो अब इसका परिभाषा देखिए क्या कहेंगे कि मान लीजिए कि उत्तल लेंस का परिभाषा क्या होगा, अवतल लेंस का परिभाषा क्या होगा। तो उत्तल लेंस का परिभाषा क्या होता है? जो किनारों किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है। देखिए, किनारों किनारों पर क्या है? पतला है। यहाँ भी पतला है और नीचे भी आपका क्या है? पतला है। तो किनारों किनारों पर पतला और बीच में क्या है? मोटा है। बीच में क्या है? मोटा है। उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। अवतल लेंस देखिए क्या परिभाषा होगा? जो किनारों किनारों पर मोटा, किनारों किनारों पर क्या हो गया? मोटा हो गया, और बीच में पतला होता है। देखिए, बीच में क्या है? पतला है। उसे हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। तो चलिए क्या है, पहले हम पढ़ेंगे अभिसारी लेंस। तो अभिसारी में लेंस कैसे हम समझेंगे? तो इसका परिभाषा होता है अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस का परिभाषा क्या होता है कि किसी वस्तु चलने वाली प्रकाश की समांतर किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु से होकर आपतित होती है या एक बिंदु से होकर जाती है, उसी को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, हम मान लीजिए क्या है कि आपका यह एक लेंस है। ठीक है, ठीक है। तो इसको अभिसारी लेंस कैसे कहेंगे? मान लीजिए आपका क्या है? यह मुख्य अक्ष। अब देखिए, इससे समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये सब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं। ठीक है। अब देखिए, ये क्या करेगा? किसी एक बिंदु की ओर अपवर्तित होगा, यानी मिलेगा। जैसे ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। यानी जितनी भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो अपवर्तन के बाद वो क्या होगा? एक ही बिंदु की ओर आएगा। एक ही बिंदु की ओर क्या होगा? आएगा। तो उसे हम इसका नाम देते हैं अभिसारी लेंस। क्या देते हैं? अभिसारी लेंस। फिर दोबारा परिभाषा समझिए कि मुख्य अक्ष के चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली सभी प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु से होकर जाती है, उसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस। या ये भी कह सकते हैं किसी एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे आइए समझे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है,
ठीक है। अब मान ली यहाँ पर एक वस्तु है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे निकल रही हैं। देखिए एक ऐसे निकली, एक ऐसे निकला, ठीक है, और ये आपका मुख के समांतर है, ठीक है, एक ऐसे निकला और एक ऐसे निकला। अब देखिए ये अपवर्तन के बाद क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा, देखिए ऐसे। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहेंगे, यानी इस लेंस को भी अपसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद होता है अपसारी लेंस। क्या आता है, अपसारी लेंस होता है, अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस क्या होता है कि अब आता है इसमें कि वह लेंस जो प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है, प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है, तो एक ही बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है। जैसे देखिए हम यहाँ पर प्रकाश की किरण देखिए समांतर चल रही है, ये भी समांतर चल रही है, ठीक है, ये आपका विलंब है, ऐसे समांतर चल रही है, ऐसे समांतर चल रही है। तो देखिए ये अपवर्तन होगा तो ऐसे होगा, इसका भी अपवर्तन होगा तो ऐसे होगा, इसकी अपवर्तन होगा तो ऐसे चले फैलेगा। लेकिन जब ये पीछे बढ़ाएंगे तो एक ही बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, देखिए एक ही बिंदु की ओर आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो जब एक ही बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो इसका नाम देते हैं अपसारी लेंस। क्या देते हैं, अपसारी लेंस। क्लियर हुआ। अब उसके बाद होता है कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो क्या होता है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखिए लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं, तीन होते हैं। पहला देखिए, पहला क्या होता है, हमने मान लिया पहले उत्तल लेंस का बता दे रहे हैं, उसके बाद अवतल लेंस का। ये आपका उत्तल लेंस का हो गया। देखिए अब कैसे, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, ये आपका हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है। देखिए आपका फोकस बिंदु है, तो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, ये आपकी प्रकाश की किरण है और ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष के चलने वाले सभी प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है। अब देखिए इसी को हम अवतल लेंस में समझा दे रहे हैं। देखिए ये आपका अवतल लेंस है, आइए इसको समझा जाए। ठीक है, तो देखिए उत्तल लेंस का फोकस लेंस के दाएं बाएं तरफ होता है और इसका क्या होता है, दाएं तरफ होता है। उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो लेंस के दाएं तरफ होता है और अवतल लेंस का फोकस लेंस के बाएं तरफ होता है। देखिए इसका फोकस बाएं तरफ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या होगा, तो यहां से होता है जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है, यो ऐसे निकल जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा नियम देखो क्या हो गया, दोबारा, कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है। देखिए यहां भी हो गया मुख्य समांतर, यह फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या होता है, पहले उत्तल लेंस का बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि यहां पर एक एफ डैश होता है, या आप देखिए जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। देखिए मुख्य अक्ष क्या हो गया, समांतर हो गया। उसी तरह अवतल लेंस में क्या होता है कि देखिए अब इसमें, ठीक है, अब देखिए क्या हो गया इसमें कि इसमें यहां पर फोकस था, यहां पर तुम्हारा आपका एफ डैश होता है और यहां पर आपका मुख्य फोकस होता है। तो देखिए यहां पर प्रकाश की, यहां से आने वाली प्रकाश की किरण जब फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष के क्या होता है, समांतर हो जाता है। उसके बाद आपका तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम, तीसरा नियम यहां देख लीजिए कि अवतल लेंस, अब देखिए तीसरा नियम आपका है कि
जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र या सी से प्रकाशिक केंद्र से होता हो जाता है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है। तो अब लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना को समझाएंगे। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब के दो होते हैं, एक उत्तल लेंस का होता है, एक अवतल लेंस का है। देखिए सभी उत्तल लेंस का हम चित्र बना दिए हैं, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति को हम लिखेंगे। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर रखी होगी, यानी अनंत, जब वस्तु अनंत यानी बहुत दूर होगा, तब के देखिए क्या होगा, पहली किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, और दूसरी किरण F1 से होकर जाएगी और अपवर्तन के बाद मुख कक्ष के समांतर हो जाएगी। यह दोनों अपवर्तित किरणें आई डैश पे मिलेगी, आई डैश से मुख कक्ष पे लंब डाल देंगे, तो यह आई डैश वस्तु अनंत पे रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जो नीचे बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो देखिए वास्तविक है, देखिए नीचे बना है तो वास्तविक, और देखिए वस्तु ऐसा रखा है, प्रतिबिंब ऐसा बनाते होगा उल्टा, तो क्या होगा, लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक कामा उल्टा, कामा उल्टा। उसके बाद देखिए अनंत पे रखा है, इसका मतलब बहुत लंबा है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा बनेगा, यानी वास्तविक उल्टा और क्या बनेगा, छोटा, वास्तविक उल्टा क्या बनेगा, छोटा। और कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा, यानी F2 पर प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है। अब देखिए दूसरा, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच रखे, अनंत और 2F1 के बीच में, देखिए बीच पे रखे हैं, यहां से देखिए क्या होगी, पहली किरण मुख कक्ष के समांतर चली, अपवर्तन के बाद F2 से होकर जा रही है, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से हो जा रही है और बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। यह दोनों किरणें आई डैश पे मिली, आई डैश से मुख कक्ष पे लंब डाल दिए, तो आई और आई डैश आई, यह आपका क्या है, प्रतिबिंब, किसका, इस वस्तु का यह प्रतिबिंब है। ठीक है, अब इसकी देखिए ये भी उल्टा बना है तो वास्तविक होगा, तो इसका भी क्या हो गया, वास्तविक। उसके बाद उल्टा बना है तो उल्टा, वास्तविक कामा उल्टा, और छोटा बनेगा, देखिए छोटा बना है तो हो जाएगा छोटा, वास्तविक उल्टा कामा छोटा। अब कहाँ बना है, F2 और 2F2 के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, F2 और 2F2 के बीच में, बीच में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब वस्तु F1 पर 2F1 पर रखी हो, देखिए 2F1 पर रखे हैं, तो देखिए 2F1 पर जब रखे हैं तो पहली किरण मुख कक्ष के समांतर चलेगी, परावर्तन के बाद F2 से होकर जाएगी, अपवर्तन के बाद दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होगी, बिना विचलित सीधे निकल जाएगी। अब यह दोनों अपवर्तित किरण आई डैश पे मिलेगी, आई डैश से मुख कक्ष पे लंब डालेंगे, तो यह आई डैश वस्तु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। देखिए जब तक नीचे बनेगा जब तक वास्तविक होगा, तो क्या होगा, वास्तविक, उसके बाद कामा उल्टा। अब देखिए यह वस्तु के लगभग बराबर है, लगभग क्या है, बराबर है, तो वस्तु के बराबर, देखिए जब 2F1 पे रखी होती प्रतिबिंब 2F2 पे बनती है तो बराबर बनते हैं, तो वास्तविक उल्टा और बराबर, वास्तविक उल्टा और बराबर, और कहाँ बना है, 2F2 पर, तो 2F2 पर प्राप्त हुआ है, प्राप्त, प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए अगला स्थिति क्या है, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच, यानी 2F1 और F1 के बीच हमने रखे हैं, वस्तु O डैश, यहां से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख कक्ष के समांतर चलेगी, अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अभी दोनों अपवर्तित किरण आई डैश पे मिलेगी, आई डैश से मुख कक्ष पे लंब डाल देंगे, तो ये आपका आई डैश प्रतिबिंब वस्तु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। देखिए नीचे बना है, तो इसका क्या लिखेंगे, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक कामा उल्टा। अब बड़ा बनेगा, तो बड़ा क्या है, बड़ा है, देखिए ये बड़ा बना है, वस्तु इतना छोटा है, ये बड़ा बना, तो वास्तविक उल्टा कामा बड़ा, और कहाँ बनेगा, F2 और अनंत के बीच में, तो 2F2 और अनंत के बीच में, ठीक है, प्राप्त होगा, अनंत के बीच में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए
अब जब वस्तु F1 पर रखी हो, F1 यहाँ पर है, 2F1 है, F1 पे रखेंगे तो देखिए यहाँ से चलने वाली प्रकाश की पहली किरण मुक्कस के समांतर चलेगी, अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाएगी, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। अब देखिए दोनों किरणें समांतर चलेगी, अर्थात कहेंगे अनंत पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी? अनंत पे बनेगी। तो ये भी नीचे बना है तो होगा वास्तविक, वास्तविक कामा उल्टा कामा बहुत बड़ा तथा कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अब रखे हैं जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र C के बीच रखी हो। देखिए F1 और प्रकाशीय केंद्र C के बीच वस्तु को हम रख दिए हैं। ये आपका क्या है? वस्तु है। तो आप वस्तु रखे हैं, देखिए पहली किरण मुक्कस के समांतर चलेगी, अपवर्तन के बाद F2 से होकर जाएगी, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से हो जाएगी, बिना विचलित तो सीधे निकल जाएगी। अब देखिए ये दोनों किरण ऐसे बढ़ेंगी, ठीक है, तो मिलेगा नहीं, तो इसको हम प्रतीत हुए पीछे बढ़ाएंगे। देखिए ये पीछे बढ़ाए हैं तो यहाँ पर मिला आई डैश पे। अब ये मुक्कस पे लंब डालेंगे तो आई आई डैश वस्तु ओ डैश का आभासिक प्रतिबिंब होगा। ये काल्पनिक होगा, इसको दिखाई नहीं देगा, आभासिक होगा। तो क्या होगा? देखिए वस्तु ऐसा रखा है, प्रतिबिंब ऐसा बना है, सीधा बना है, तो लिखेंगे आभासी, आभासी कामा सीधा कामा वस्तु से बड़ा से बड़ा तथा कहाँ बनेगा? लेंस के बाएं तरफ। कहाँ बनेगा? लेंस के बाएं तरफ बनेगा, लेंस के बाएं तरफ बनेगा, या वस्तु की तरफ भी कह सकते हो, बाएं तरफ का हो या वस्तु की तरफ बनेगा। ठीक है, ये हमारे सभी लेंस का बन गया। अब हम बढ़ेंगे अवतल लेंस के द्वारा। तो देखिए अवतल लेंस के द्वारा जब वस्तु अनंत पे रखोगे तो हमारा फोकस पे ही बनेगा, याद रखिएगा। कभी भी वस्तु जब अनंत पे रखी रहेगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। देखिए फोकस पे बना है तो क्या बनेगा? ये आभासी बनेगा। अवतल लेंस में हमेशा आभासी बनता है। तो आभासी कामा सीधा कामा छोटा, अब कहाँ बनेगा? फोकस पर, फोकस पर बनेगा। ठीक है। अब देखिए जब अनंत पे रखे ना, अब अनंत और प्रकाशिक केंद्र C के कहीं भी रख दोगे तो प्रतिबिंब आभासी कामा सीधा कामा वस्तु से छोटा और F2 और प्रकाशिक केंद्र C के बीच में ही बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? आभासी कामा सीधा कामा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और कहाँ बनेगा? प्रकाशीय केंद्र और F2 के बीच में, यानी F2 और प्रकाशीय केंद्र C के बीच में बनेगा। ठीक है, सदैव हमेशा ही बनेगा। कहीं भी जब अनंत और प्रकाशीय केंद्र C के बीच में रखेंगे अवतल लेंस में तो हमेशा इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा। छोटा बनेगा, आभासिक होगा, सीधा होगा, छोटा बनेगा और इन दोनों के बीच में ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इसका एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो सभी प्रतिबिंब की स्थिति को मात्र एक चित्र में ही समझाऊंगा। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आगे रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, ये पूरा चैप्टर इसमें खत्म करने के। देखिए अगला हेडिंग है लेंस का सूत्र या UVF में संबंध। तो देखिए इसका हमें निगमन नहीं करना है, बल्कि इसका फार्मूला याद रखना है। देखिए लेंस का सूत्र क्या होता है कि 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होता है, जिसमें F क्या होता है? लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी होती है। और V क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और उसके बाद U क्या होता है? वस्तु की दूरी,
ठीक है, यह आपका होता है। तो याद रखिएगा लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, जिसमें f v u क्या होता है सब लिख दिए हैं। अब उसके बाद होता है रेखीय आवर्धन। हमें अगला हेडिंग पढ़ना है रेखीय आवर्धन। तो देखिए रेखीय आवर्धन का जो आपका परिभाषा होता है वो आपको चित्र के माध्यम से ही समझा पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम चित्र बना दे रहे हैं। देखिए चित्र बनाने में क्या होता है कि लेंस द्वारा हम समझा रहे हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो हमने चित्र बना दिया। इसमें यह आपका है प्रकाशीय केंद्र C, यह आपका है F1, यह आपका है 2F1 और यह आपका क्या है अनंत है। इधर आपका होगा F2, इधर होगा 2F2 और ये अनंत होगा। देखिए C और F1 के बीच में जो दूरी होगी वही दूरी F1 और 2F1 के बीच में होगी। इधर भी C और F2 के बीच में जो दूरी होगी वही दूरी F2 और 2F2 के बीच में रखी, तभी चित्र अच्छा बनेगा। ठीक है, अब हम कहीं भी वस्तु रख दे रहे हैं। चलिए हम अनंत और 2F1 के बीच रख दे रहे हैं वस्तु O डैश। तो इसका मुकस के समांतर चलेगी, परावर्तन के बाद किसे जाएगी फोकस से होकर जाएगी, दूसरी तरफ प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरण आई डैश में मिलेगी। आई डैश से मुकस पे डाल देंगे तो यह आपका आई डैश प्रतिबिंब हो जाएगा। ये आपका है प्रतिबिंब, ठीक है, और यह आपका है वस्तु। तो परिभाषा क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन का परिभाषा हो गया प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, अनुपात का मतलब होता है बटे, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करें। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम अगर रेखीय आवर्धन का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या? देखिए रेखीय आवर्धन बराबर क्या होगा? रेखीय आवर्धन बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश है, हम लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई और अनुपात का मतलब होता है बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो देखिए जब रेखीय आवर्धन का अगर फार्मूला आपको प्रूफ करना है तो प्रतिबिंब की जब लंबाई लेंगे तो उसके साथ साथ आप प्रतिबिंब की दूरी भी लेना पड़ेगा। तो देखिए प्रतिबिंब की दूरी आपका यही है ना, यही आपकी प्रतिबिंब की दूरी। तो यह आपका क्या हो जाएगा? माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, और इधर आपका वस्तु की दूरी है तो यह आपका माइनस यू होगा। देखिए लेंस के बाएं तरफ की सभी दूरियां हमेशा ऋणात्मक होती है और लेंस के दाएं तरफ की सभी दूरियां धनात्मक होती है। ठीक है, मुख कक्ष के नीचे की लंबाई ऋणात्मक और मुख कक्ष के ऊपर की लंबाई क्या होती है? धनात्मक होती है। तो चलिए साथ साथ हम भी ले रहे हैं प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की लंबाई है तो वस्तु की दूरी लेंगे हम, वस्तु की दूरी। ठीक है, चलिए रेखीय आवर्धनों को हम बताएं क्या, किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। प्रतिबिंब की लंबाई है आई डैश, क्या है? आई डैश। वस्तु की लंबाई क्या है आपका? ओ डैश। ठीक है, और बराबर प्रतिबिंब की दूरी आपका क्या है? प्लस v, और वस्तु की दूरी क्या है आपका? माइनस यू। तो देखिए प्रतिबिंब की लंबाई नीचे नाप रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक।
ठीक है, चलिए इसको हम पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि क्या होता है कि वस्तु की लंबाई ये आपका है ओ डैश है, और प्रतिबिंब की लंबाई आपका है आई डैश। और देखिए वस्तु की दूरी आपके क्या है भी है, वस्तु की दूरी भी नहीं होगा, यू होता है, माइनस यू होगा, और प्रतिबिंब की दूरी भी होगा। देखिए यह प्लस की दिशा में है तो हमने प्लस लिख लिया, और ये बाएं तरफ है इसलिए माइनस। देखिए यहाँ भी देखिए ध्यान से, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई नीचे नाप रहे हैं, माइनस होगा। चलिए ये मान उठा के हमने यहाँ रख लिया। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई माइनस आई डैश, वस्तु की लंबाई ओ डैश, वस्तु की दूरी है माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी क्या है वी है। ठीक है, तो देखिए यह माइनस से यह माइनस क्या होगा, कट गया। अब यहां से दो सूत्र मिल रहा है, क्या मिल रहा है, दो सूत्र। देखिए ध्यान से, कौन कौन, एक बार आपको लिखेंगे, इसके साथ ये लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा, यम बराबर वी बाई यू, यम बराबर वी बाई, एक सूत्र तो ये मिल गया, और एक सूत्र आपका मिला आई डैश बटे ओ डैश बराबर वी बाई यू। देखिए कब कौन सा सूत्र लगता है ये ध्यान रखिएगा, जब रेखीय आवर्धन का मान दिया रहेगा, मतलब कहेगा प्रश्न में कि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई 2 गुने के आकार का है, 3 गुने आकार का है, 4 गुने आकार का, आधा गुना है, तो यम का मान होता है। तब उस स्थिति में हम यम बराबर वी बाई यू लगाएंगे। अब कब ये लगाते हैं, जब प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई को पूछता है, तब हम आई डैश बटे ओ डैश बराबर वी बाई यू को तो इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, कभी भी प्रश्न में पढ़ता है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के 2 गुने आकार का है, 3 गुने आकार का है, 4 गुने आकार का है, 5 गुने आकार का है, आधा गुना है, तब यम का मान वह यम जो होता है वह 2 गुना कहेगा 2, 3 गुना कहेगा 3, 4 गुना कहेगा 4, आधा गुना कहेगा 1/2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई पूछता है, तब आई डैश बटे ओ आई डैश बराबर वी बाई यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद आ गया आपका। अब देखिए, अगर प्रतिबिंब वास्तविक कहेगा तो रेखीय आवर्धन का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी जो होगा वो माइनस यम बराबर माइनस लिखेंगे। ठीक है, अगर कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब, क्या कहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहा, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तब हमारा यम बराबर क्या होगा, माइनस होगा। और जब आभासी कहा, क्या कहा, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब जब कहेगा तो यम बराबर हम यहाँ लिखेंगे प्लस, याद रखिएगा, वो प्लस में रहेगा और वो जो मान हुआ रहेगा माइनस में रहेगा। अब ये हो गया। अब अगला हेडिंग आपका है लेंस की क्षमता। अगला हेडिंग है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, देखिए लेंस की क्षमता का परिभाषा क्या होता है, सिंपल, बहुत आसान तरीका है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो देखिए क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे लेंस की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अब देखिए लेंस की क्षमता को P से
1/, लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, एफ में। तो याद रखा गया यह इसका मान मीटर में होना चाहिए, तभी लेंस की क्षमता हमें क्या निकलेगा, तभी इसका लेंस की इसका मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो लिख लेंगे अभी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एफ का मान मीटर में होना चाहिए, तभी फोकल लेंस की क्षमता निकलेगा। अगर सेमी में रहेगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर मीटर में एमएम में रहेगा तभी कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। ठीक है, तो ये वीडियो लेंस का पूरे चैप्टर का ये वीडियो है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।